अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम लोगों ने जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन जनरल कोऑर्डिनेट्स है उनको स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 33। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, लेट वेक्टर ए बी अ गिवन वेक्टर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू टू जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स u1 u2 u3 एंड u1 u2 u3। ऊपर बाहर आ रही है एक में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सा वेक्टर एक गिवन है और वो कह रहे हैं कि ये किसके अंदर है, जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास कोई से दो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इन द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ड जो कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स है, यहाँ फिर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स है, इसका मतलब है ऑपोजिट फॉर्म में आना, ठीक है। मतलब इसका ऑपोजिट जो है मीनिंग आता है। तो हम लोगों ने क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, हम लोगों ने एक दूसरे के दरमियान, हमारे पास कोई से दो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं और उनके दरमियान में हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखें क्या करते हैं हम। सबसे पहले इसका जो है वो जो मेरे पास इसका थोड़े बहुत हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन है वो लिखनी है। वो देखें किस तरह से लिखनी है। Suppose the transformation equation from a rectangular XYZ system to the U1, U2, U3 and U1 bar, U2 bar, U3 bar systems are given by। क्या किया हम लोगों ने, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, क्योंकि अभी हमें इतना पता था प्रीवियस इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम रेक्टेंगुलर सिस्टम्स पढ़ते आए हैं, जिसमें हम लोग एक कोऑर्डिनेट x का ले लेते थे, दूसरा y का ले लेते थे, तीसरा जो है z एक्सिस ले लेते थे। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया, कर्वीलिनियर के अंदर हम लोगों ने जो है वो रेक्टेंगुलर को छोड़ के कोई सा भी आप कह लेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उन्होंने एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट u1 u2 u3 रख लिया और दूसरा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट u1 बार u2 बार u3 बार कर लिया, ठीक है। अब वो सबसे पहले कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो रेक्टेंगुलर का उसके साथ रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने इसका जो रिलेशन है वो देखना है। तो इसके रिलेशन को लिखने से पहले मैं इस तरह से, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ये स्टार्ट पे लिखी हुई है, जिसमें अगर x की बात करें तो x1 पहले फर्स्ट u1 u2 मतलब एक कोऑर्डिनेट है उससे रिलेटेड है, और यहाँ पे x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को डिफर करने के लिए सेकंड वाले से यहाँ पे x1 y1 z1 यूज़ हुआ है। और इसमें हमारे पास जो बार वाली जो कह लें वैल्यूज़ हैं उसमें हमारे पास x2 y2 z2 है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एक चीज़ है वो स्किप हो गई आई गेस। यहाँ पे भी ऊपर बार्स आती हैं, इसके ऊपर भी बार आती है, इसके ऊपर भी बार आती है, इसके ऊपर भी बार आती है, और जो लास्ट वाला मेरे पास नंबर है उसमें भी हमारे पास क्या आती है, तीनों पे बार आती है। देन देयर एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द, कहते हैं तो हम लोगों को क्या कह रहे हैं कि हम इनसे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनके दरमियान में कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होगी वो देख लें एक दफ़ा। उनका जो रिलेशन है, कहते हैं वो बाद में वो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा कि u1 का रिलेशन u1 के इक्वल आ जाएगा, और साथ हमारे पास सेकंड वाला फिर u2 का u2 लिख देना है, साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा नंबर्स, और जो मेरे पास u3 है वो u3 के इक्वल रखेंगे और हम क्या करेंगे लास्ट पे लिख देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोगों ने कहा है कि ये दोनों के दरमियान में जो एक रिलेशन इन दोनों के दरमियान बन रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के, वो ये बन रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं और कन्वर्सली भी हो सकता है। कन्वर्सली का मतलब ये है कि अगर u1 बार है तो यहाँ पे भी u1 इक्वल के बाद u1 बार आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u1 u2 u3, और यहाँ पे क्या आएगा u2 बार u इज इक्वल टू u2 बार, अंदर क्या आ जाएगा u1 u2 u3, और आगे भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो वाला देख ले फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। मुझे इतना पता है डी आर का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो डी आर किसके इक्वल है, पार्शियल आर बार पार्शियल u1 डी u1,
प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू टू डी यू टू, मतलब पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो फर्स्ट वाला जो u1 u2 u3 है उस पर अप्लाई कर रही हूँ फॉर्मूला, और फिर डी आर किसके रिस्पेक्ट से लिख रही हूँ, u1 बार u2 बार u3 बार के रिस्पेक्ट से। तो फर्स्ट फार्मूला देखें, ये मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे ये जो एरो हेड है ये ना लगाएं, आप इसको ही थोड़ा सा बोल्ड करके लिख लें ताकि वो शो करे कि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इसका ये एरो हेड क्यों कह रही हूँ कि ना लिखे, क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न है, वो ये है कि यहाँ पे बार्स यूज़ हुई हैं, तो उन बार्स को खत्म करने के लिए आपकी चॉइस है, आप इस अल्फ़ा को थोड़ा सा बोल्ड करके लिख लें, ठीक है, और ये एरो हेड फिर आप रिप्लेस कर दें, ठीक है। बाकी दोनों में भी ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू वन डी यू वन प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू टू डी यू टू प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू थ्री डी यू थ्री। अब मैंने क्या करना है, यू वन पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू वन की जगह अल्फा वन लिख देना है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू टू की जगह अल्फा टू लिख देना है, और पार्शियल आर ओवर पार्शियल थ्री की जगह अल्फा थ्री लिख देना है। फिर मैंने लिखना है डी आर विद रिस्पेक्ट टू यू वन बार यू टू बार यू थ्री बार, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ये वाला है, तो उसमें हमारे पास अल्फ़ा वन बार आ जाएगा, अल्फ़ा टू बार आ जाएगा, अल्फ़ा थ्री बार आ जाएगा, और इस तरह से मेरे पास दो फार्मूलाज आ गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों का अगर कंपेयर करें, किस तरह से कंपेयर करूँगी, ये भी मेरे पास डी आर की वैल्यू है, ये भी डी आर की वैल्यू है, अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज़ भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से लिख के तो मैंने दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रख दिया है, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम टू, अब मेरे पास जो इक्वेशन है टू ये वाली, मैंने क्या करना है, मैंने इस पे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है डी यू वन के रिस्पेक्ट से। जब मैं डी यू वन अप्लाई करूंगी तो पार्शियल यू वन डिवाइडेड बाय पार्शियल यू वन बार प्लस पार्शियल यू टू डिवाइडेड बाय पार्शियल यू वन बार प्लस पार्शियल यू वन डिवाइडेड बाय पार्शियल यू थ्री बार। ये देखिए मैंने क्या करना है, अगर मैं इस पे डी यू वन लगा रही हूँ ना इस पे, तो ये आएगा पार्शियल यू वन, जो बाहर वाला है वो ऊपर, जो अंदर कॉमा से पहले है वो नीचे, और आगे डी यू वन बार आ जाएगा, ठीक है। बाकी भी नेक्स्ट ऐसे ही वैल्यू होगी, प्लस पार्शियल यू वन डिवाइडेड बाय पार्शियल यू टू बार प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू वन डिवाइडेड बाय पार्शियल यू थ्री बार, आगे क्या आ जाएगा डी यू बार डी यू थ्री बार। बाकी भी हम लोगों ने डी यू टू वाले के साथ भी इस तरह से ही अप्लाई करके तो डी यू टू फाइंड आउट करना है, और फिर डी यू थ्री पे भी इस तरह से अप्लाई करके तो डी यू थ्री के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जब मेरे पास ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी तो मैंने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है जो मेरे पास फॉर्म टू इक्वेशन नंबर टू से ऊपर जो मैंने इक्वेशन बनाई है उसमें। अब जहाँ पे डी यू वन है, यहाँ पे है डी यू वन, यहाँ पे इसकी ये वाली सारी वैल्यू पुट कर दूंगी, डी यू टू की जगह ये वाली सारी वैल्यू पुट कर दी जाएगी, और डी यू थ्री की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। और जब मैं ये वैल्यूज पुट करूँगी तो कुछ इस तरह से मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस अल्फ़ा वन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अल्फ़ा वन ये वाला नंबर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अल्फ़ा टू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा थ्री को इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने देखना है कि डी यू वन बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैंने इन तीनों नंबर्स को इकट्ठा करके लिख देना है और इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। फिर डी यू टू बार वाले तीनों नंबर्स जो उनसे भी बनेंगे उनको एक ब्रैकेट में लिख देना है, और डी यू थ्री बार जो है उनके नंबर्स को एक ही ब्रैकेट में लिख देना है। जब मैं इस तरह से इन पर अप्लाई करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से फाइनल रिजल्ट बनेंगे। पहले मैंने उसकी मल्टीप्लिकेशन की है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ये देखिए, सॉरी फार्मूला नहीं अप्लाई किया मैंने, इस तरह से पहले उसकी मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डी यू वन बार वाली थ्री टर्म्स थी उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया है, डी यू टू बार वाली थ्री टर्म्स थी उनको भी एक ब्रैकेट में लिख दिया है, और डी यू थ्री बार वाली थ्री टर्म्स थी उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे बाद में नेक्स्ट में अगर इक्वालिटी के बाद देखें तो यहाँ पे भी डी यू वन बार आ रहा है, डी यू टू बार आ रहा है, डी यू थ्री बार आ रहा है, तो मैंने कोशिश करनी है इन दोनों की वैल्यूज मतलब अल्फा वन बार की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस तरह से उनको कंपेयर कर दिया।
अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को देखूं, इक्वालिटी से पहले वाली टर्म देखूं तो यहाँ पे भी du1 आ रहा है, और इक्वालिटी के बाद देखूं तो यहाँ पे भी du1 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं कंपेयर कर दूंगी दोनों की वैल्यूज़ को। तो यहाँ से अल्फ़ा 1 बार का आंसर मेरे पास ये वाला आ जाएगा, अल्फ़ा 1 पार्शल u1 डिवाइड बाई पार्शल u1 बार प्लस अल्फ़ा u2। कुछ इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ को मैंने कंपेयर कर देना और इनको इक्वेशन 4 का नेम दे देना है, प्लस अल्फ़ा 2 पार्शल u2 डिवाइड बाई पार्शल u1 प्लस अल्फ़ा 3 पार्शल u3 डिवाइडेड बाई पार्शल u1 बार। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, तीनों वैल्यूज जब मैंने फाइंड आउट कर ली हैं तो मैंने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तो मुझे अल्फ़ा 1 बार, अल्फ़ा 2 बार, अल्फ़ा 3 बार की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पे अगर मूव करूँ तो मैंने लिखना है नाउ वेक्टर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा था कि वेक्टर ए हम लोगों ने लेना है, तो उससे यहाँ पे लिख दिया है कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, मेरे पास एक्सप्रेस्ड कर रहा है, लिखा जा रहा है इन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वेक्टर ए अगर हम बात करें तो जिस तरह से अब कोई भी वेक्टर ए गिवन होता था तो उसमें हम a1 एज अ कांस्टेंट और साथ आई जे के यहाँ पे e1 e2 e3 लिखते थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं किस तरह से लिखूंगी, एक वेक्टर लिखूंगी c1 c2 c3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। दूसरी जो वैल्यूज़ होंगी वेक्टर ए वो लिखूंगी c1 बार अल्फ़ा 1 बार प्लस c2 बार अल्फ़ा 2 बार प्लस c3 बार अल्फ़ा 3 बार। मतलब हम लोगों ने उनके ही अकॉर्डिंग, जिस तरह अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 था और अल्फ़ा 1 बार अल्फ़ा 2 बार अल्फ़ा 3 बार, इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। तो वेक्टर जो ए है वो भी इस तरह से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है व्हेन c1 c2 c3 एंड c1 बार c2 बार c3 बार आर द कॉन्ट्रा वेरिएंट ऑफ ए। मतलब एक दूसरे के अगर कह रहे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है ऑफ वेक्टर ए के, इन द 2 सिस्टम सब्स्टिट्यूटिंग 4 into 5। अब क्या करना है हम लोगों ने, जो मेरे पास अल्फ़ा 1 बार अल्फ़ा 2 बार अल्फ़ा 3 बार की वैल्यूज़ अभी प्रीवियस हम लोगों ने जो फाइंड आउट की हैं, ये सारी वैल्यूज़ मैंने इधर लिख देनी है। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं एक स्टेप बस एक्सप्लेन करना स्किप कर गई हूँ। मेरे पास ये एक वेक्टर ए दोनों इक्वेशन नंबर 5 में अगर आप देखें तो ये वेक्टर ए दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। इसका मतलब इनकी वैल्यूज जो इक्वेशन है वो भी दोनों के इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 बार अल्फ़ा 2 बार अल्फ़ा 3 बार की वैल्यूज जो इक्वेशन नंबर 4 में हम लोगों ने फाइंड आउट की हैं, ये देखें जी, ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे लिख देनी है। और इस तरह से अगेन इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, c1 c2 c3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे मैंने ना इस स्टेप को डायरेक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं समझाने लगूँ तो वो ये है कि मैंने क्या करना है, सेम जिस तरह से प्रीवियस सब्स्टिट्यूट किया गया है, वैल्यूज़ लिखनी है, लिखने के बाद c1 बार को मल्टीप्लाई कर देना है अल्फ़ा 1 बार वाली सारी वैल्यू के साथ, फिर c2 बार को अल्फ़ा 2 वाली बार के साथ सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर c3 बार को मल्टीप्लाई कर देना है अल्फ़ा 3 बार वाली सारी वैल्यू के साथ। अगेन क्या होगा कि अल्फ़ा 1 की वैल्यू मेरे पास आएगी, मतलब तीनों इक्वेशंस में से मैंने अल्फ़ा 1 की वैल्यू को कॉमन ले लेना है, बाकी वैल्यूज अंदर लिख देनी है। फिर अल्फ़ा 2 की वैल्यू को कॉमन ले लेना है, बाकी वैल्यूज अंदर लिख देनी है। और फिर अल्फ़ा 3 तीनों में आ रहा है तो हम लोगों ने इनकी वैल्यूज को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख देना है। जब मैं इस तरह से ये तीनों वैल्यूज़ लिख दूंगी तो यहाँ से फिर मैं क्या करूँगी, मैं नेक्स्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करूँगी। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं फिर अगेन जिस तरह से हम लोगों ने अल्फ़ा को अल्फ़ा के 1 के इक्वल कंपेयर किया था, यहाँ से फिर मुझे किसके आंसर्स मिल जाएंगे, अल्फ़ा 1 दोनों इक्वेशन में है ना। जैसे अब देखें यहाँ से सिम्प्लीफिकेशन क्या है, इक्वालिटी से पहले यहाँ पे भी अल्फ़ा 1 है, यहाँ पे भी अल्फ़ा 1 है, दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो इसका मतलब c1 का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, c1 बार पार्शल u1 डिवाइडेड बाय पार्शल u1 बार प्लस c2 बार पार्शल u1 डिवाइडेड बाय पार्शल u2 बार प्लस c3 बार पार्शल u1 डिवाइडेड बाय पार्शल u3 बार। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये वैल्यूज दोनों एक दूसरे के कंपेयर कर दूंगी तो मेरे पास इस तरह से ये इक्वेशन 6 बन जाएगी कि मेरे पास c1 c2 c3 की वैल्यूज आ गई हैं। इतना काम करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखना है। कहते हैं या तो आप इस तरह से लिख लें या फिर आप लिखें और इन शॉर्टर नोटेशन, कि मैं इसको शॉर्टर नोटेशन में भी लिख सकती हूँ। अब c1 c2 c3 बार की जगह मैंने cp लिख दिया है। ठीक है, और अंदर वाली वैल्यूज अभी क्या आएंगी, पार्शल c1 c2 c3 बार तीनों में आ रहा है ना। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने क्या किया है, इन तीनों इक्वेशन में c1 2 3 को p का नेम दे दिया है। तो जब मैं इसको 1 2 3 को p का नेम दे दिया तो इसका मतलब यहाँ पे भी p आएगा, यहाँ पे भी p आएगा, यहाँ पे भी p आ जाएगा। ठीक है, और
आज मुझे इस क्वेश्चन में काफ़ी से थोड़ा सा ट्रिकी भी है ये क्वेश्चन, तो कुछ ना मिस्टेक्स हो गई हुई हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि हमारे पास C1 बार, C2 बार, C3 बार है, ठीक है। ये देखें, तो ये तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन C1 2 3 इसको P का नेम दे रहा है, तो U1 को भी, मतलब जो 1 2 3 है ना, जहाँ जहाँ 1 2 3 आएगा वहाँ पे उसने P का नेम दे दिया, लेकिन U1 बार को रिप्लेस नहीं किया। तो कुछ कहते हैं कि इक्वेशन 7 क्या है कि इसको शॉर्टर नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल फॉर्म उसकी लिख दी है, CP इज इक्वल टू C1 बार पार्शियल UP डिवाइड बाई पार्शियल U1 बार प्लस C2 बार पार्शियल UP डिवाइड बाई पार्शियल U2 बार प्लस C3 बार पार्शियल UP डिवाइड बाई पार्शियल U3 बार P 1 2 3, P की वैल्यू से बता दिया 1 2 3 है। आगे लिखा हुआ है एंड इन इवन शॉर्टर नोटेशन, तो कहते हैं अगर उसको मोर स्क्वीज कर दिया जाए, यहाँ पे एक और इससे ज़्यादा शॉर्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उसने C1 बार, C2 बार, C3 बार को Q से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, C1 की जगह CQ बार आ गई और इसकी जगह पार्शियल U1 की जगह भी Q आ गया है, और इस Q को उसने कह दिया है कि सम किया गया है, मतलब समेशन में ये तीनों वैल्यूज लिखी हुई हैं और समेशन की वैल्यू Q रन कर रहा है फ्रॉम 1 to 3, मतलब Q की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है। तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और आगे उन्होंने बता दिया कि P की वैल्यू भी 1 2 3 है, ठीक है। ये तो हम लोग प्रीवियस ईयर। आगे लिखा हुआ है सिमिलरली बाय इंटरचेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स वी सी दैट, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं तो मेरे पास किस तरह से आएगा, मतलब क्या करूं कि अगर मैं इस सी क्यू के बार को मैं इधर सी पी बार को लिख दूं और इसको क्यू रहने दूं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यू पी बार आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यू क्यू हो जाएगा, सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि कह रहे हैं कि वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब यह है कि अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हम उसको सिलेंड्रिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, पैराबोलिक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आई गेस। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये चीज, इसका मतलब क्या होता है कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को में कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। आगे चीजें लिखी हुई हैं, उन्होंने कह दिया है द अबव रिजल्ट्स lead us to adopt the following definition. If three quantities C1, C2, C3 of a coordinate system U1, U2, U3 are related to the three other quantities U1 bar, C1 bar, C2 bar, C3 bar of another coordinate system U1 bar, U2 bar, U3 bar, कह रहे हैं कि हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे अगर स्फेरिकल है तो कहते हैं कि उसको हम लोगों ने रिलेशन बताया है कि उनके दरमियान में कौन सा ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि वो दोनों स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के दरमियान का जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यूज इन क्वांटिटीज को कंबाइन करके ये वाला एक फॉर्मूला जो है वो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। आगे लिखा हुआ है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 6 7 8 9 सारी क्या है इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। आगे लिखा हुआ है देन द क्वांटिटीज आर कॉल्ड, तो कहते हैं तो जिनके दरमियान में क्वांटिटीज है उसको कहा जाएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और अ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द फर्स्ट रैंक। कॉन्ट्रावेरिएंट के मैंने बताया था कि ऑपोजिट, मतलब अगर एक हमारे पास सिलेंड्रिकल है तो उसके ऑपोजिट क्या है, स्फेरिकल है, मतलब इस तरह से वो कह रहे हैं कॉन्ट्रावेरिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।